नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं काल सर्प दोष के बारे में। देखिए, बहुत से लोग काल सर्प दोष के नाम से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जबकि 90% कुंडली में काल सर्प दोष नहीं बनता है। और काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो उसका असर जीवन भर नहीं रहता है। उसका असर आपके ऊपर होगा राहु देव और केतु देव की महादशा या अंतरदशा के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्चुअल में काल सर्प दोष जो है उसका असर हमारे ऊपर होता कब है और हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। और काल सर्प दोष से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में वो बन भी रहा है तो उसका निदान है, उसका उपाय है, जिसके माध्यम से हम इस दोष का घर बैठे ही उपाय कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष के साथ में एक दोष और होता है जिसे हम बोलते हैं काल मृता दोष। काल मृता दोष कैसे बनता है, काल सर्प दोष कैसे बनता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और क्या इनका उपाय है वो भी आज आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। काल मृता दोष कुंडली में तब बनता है जब पहले घर से लेकर 6th हाउस तक, पहले घर से लेकर 6ठे घर तक केतु देव विराजमान हो और उनके सामने हो राहु देव। और ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए कि सारे ही ग्रह राहु केतु के एक साइड में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे कहा जाएगा काल मृता दोष। लेकिन अगर पहले घर से लेकर 6th हाउस तक राहु देव विराजमान है और उनके बिल्कुल सामने है केतु देव, तो उनके एक साइड में ही अगर सभी प्लैनेट्स आ गए तो यह बनेगा काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष और काल मृता दोष को समझिए आप। काल सर्प दोष थोड़ा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पावरफुल होता है, लेकिन काल मृता दोष से इतनी परेशानी नहीं होती है। और उपाय के माध्यम से तो हम इनका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। उपाय किया अगर आपने काल सर्प या काल मृता दोष का, तो समझ लीजिए आपके ऊपर राहु देव और केतु देव का कोई भी असर नहीं होगा, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट यह है कि कभी कभी कुंडली में हम देखते हैं कि राहु देव बैठे हैं और उनके साथ में दूसरे प्लैनेट्स भी बैठे हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बृहस्पति देव बैठे हैं, शनि देव बैठे हैं, शुक्र देव बैठे हैं या कोई भी दूसरे प्लैनेट्स बैठे हैं। तो उस स्थिति में हम लोग डिग्री नहीं देखते हैं और हमें ये पता नहीं होता है कि वह राहु देव और केतु देव के एक साइड में प्लैनेट आ रहे हैं या फिर कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो डिग्री के अकॉर्डिंग राहु देव केतु देव से बाहर जा चुके हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए राहु देव और केतु देव के एक साइड में आपको सभी प्लैनेट्स दिख रहे हैं, लेकिन राहु देव के साथ कुछ प्लैनेट्स की युति भी है, तो हम मानेंगे कि भाई ये काल सर्प दोष है। लेकिन राहु देव की आपको डिग्री देखनी है और जो प्लैनेट्स साथ में बैठे हैं उनकी डिग्री भी देखनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहु देव की डिग्री है यहाँ पर 22 और आपको ऐसा लग रहा है कि काल सर्प दोष बन रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 22 डिग्री के अंदर सभी प्लैनेट्स हैं और एक साइड में प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक या दो प्लैनेट आपको ऐसे दिखे जिनकी डिग्री कुंडली के अंदर 24 है या 29 है या 28 है या 27 है, तो ऐसी स्थिति में वो डिग्री के अकॉर्डिंग राहु देव से बाहर निकल चुके हैं। यानी एक या दो प्लैनेट राहु देव और केतु देव के एक साइड में नहीं है, वो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो बाहर की तरफ है। तो ऐसे में इसे काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा, यह काल सर्प दोष भंग हो चुका है। और बहुत सी जगह ये भी देखा जाता है कि राहु देव और केतु देव के एक साइड में सभी प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन एक या दो प्लैनेट अगर बाहर हैं तो उसे आंशिक काल सर्प दोष कह दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आंशिक काल सर्प दोष नहीं होता है। अगर कोई प्लैनेट 1 या 2 डिग्री की कैलकुलेशन से ही अगर वो बाहर चला गया है तो भी काल सर्प दोष भंग हो जाता है। और काल सर्प दोष भंग होने का ये भी नियम है। मान लीजिए कुंडली के अंदर राहु देव और केतु देव की खुद की ही डिग्री 0 है। राहु देव और केतु देव खुद ही 28 डिग्री, 29 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री इस तरह के हैं, तो उनमें भी इतनी पावर नहीं है जो आपको ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे पाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहु देव और केतु देव जब भी आप पर असर करेंगे वो उनकी महादशा, वो उनकी अंतरदशा, वो उनकी प्रत्यांतर दशा में ही आप पर असर करेंगे। और सबसे अधिक जो हमारे जीवन पर प्लैनेट्स का असर होता है वो होता है उनकी महादशा और अंतरदशा के अंदर। तो जीवन भर ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट अगर कुंडली में मान लीजिए मारक है, कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर नेगेटिव है तो वो हमें जीवन भर परेशान करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उनकी महादशा और अंतरदशा में विशेष हमें परेशानियां होती है, लेकिन अगर हम विधि विधान से उनका उपाय करते हैं
तो 100% वो प्लैनेट हमें नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देते हैं और उन प्लैनेट से हमें कोई भी हानि नहीं होती है। लेकिन हमको टेक्निकली और लॉजिकली उस चीज़ को समझना होगा कि वो प्लैनेट हमें किस तरह से परेशान कर रहा है और परेशान कर रहा भी है या नहीं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि राहु देव और केतु देव के काल सर्प दोष को देखकर लोग बाग पूजा पाठ और उपाय बता देते हैं और सामने वाला जातक जो है वो पूजा पाठ और उपाय करता भी रहता है, लेकिन उसे विशेष लाभ नहीं मिलता है। पहली चीज़, विशेष लाभ इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि उस जो काल सर्प दोष का असर है उसके जीवन में अगर होगा भी तो उसकी महादशा या अंतरदशा में होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव प्लैनेट अगर कुंडली में है तो वो उसकी महादशा और अंतरदशा में ही हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है, जीवन भर नहीं देता रहता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमको समझना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम काल सर्प दोष का उपाय करते हैं, हम काल सर्प दोष के साथ में और दूसरे भी उपाय करते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उस समय आपको परेशान करने वाला प्लैनेट हो सकता है कोई दूसरा ग्रह हो जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें हर चीज़ को लॉजिक के साथ और टेक्निकली समझना होगा कि भाई ये प्लैनेट कौन सा ऐसा है जो हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा और कब हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा और किस समय इसका विशेष उपाय करना है। 9 के 9 ग्रहों का आप अगर जीवन भर ही उपाय करते रहते हैं तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चलेगी तब ही हमें उसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और उस विशेष समय पर ही हमें पूजा पाठ, विधि विधान, बीज मंत्र और उनके दूसरे जो उपाय हैं रत्न, रुद्राक्ष, इनके माध्यम से उन प्लैनेट्स को हमें पावरफुल करना है या दान की प्रक्रिया से हमें उनकी एनर्जी को कम करना है। उस कैलकुलेशन को हमें समझना होगा और अगर इस कैलकुलेशन को हम समझ जाते हैं तो कोई भी दशा हमारी कुंडली में एक्टिवेट हो जाए, भले वो मारक ग्रह की हो, भले योग कारक ग्रह की हो, हम उस परिस्थिति में उस दशाओं को पॉजिटिव कर सकते हैं जो विशेष उपाय होते हैं उसके माध्यम से। तो राहु देव और केतु देव से हमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। काल सर्प दोष हो गया, ऐसे बहुत से वैसे दोष होते हैं कुंडली के अंदर। काल सर्प दोष की मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, श्रापित दोष हो गया, इस तरह के दोष होते हैं जिनके नाम भी अच्छे नहीं हैं और इन दोषों के रिजल्ट्स वास्तव में अच्छे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका असर जो हमारे जीवन पर होता है वो विशेष उस प्लैनेट की महादशा और अंतरदशा में ही होता है। जीवन भर उसके उपाय की आवश्यकता नहीं होती है और हमें उपाय तो उस समय उस ग्रह का करना है या फिर उस प्लैनेट का करना है जो हमें महादशा और अंतरदशा में एक्टिवेट होकर रिजल्ट दे रहा है। तो हमें कुंडली को समझना होगा, हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना होगा, उसके बेसिक्स नियम समझने होंगे और जितने भी नियम लगाकर हमें कैलकुलेशन निकालनी होगी कि इस महादशा में ये प्लैनेट हमें कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर मान लीजिए वो प्लैनेट आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा में आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो ग्रह नकारात्मक है तो उसकी महादशा और अंतरदशा में आप विशेष उपाय कीजिए, आपको 100% उस ग्रह के सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। तो काल सर्प दोष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डिग्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, राहुदेव केतुदेव की पावर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे या फिर महादशा और अंतरदशा देखेंगे या फिर आप कैलकुलेशन करेंगे कि भाई काल मृता दोष बन रहा है या काल सर्प दोष बन रहा है, तो उससे आपको ये चीज़ साफ साफ समझ में आ जाएगी कि अभी हमें इस दोष से घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। और हो भी सकता है कि वो दोष आपके ऊपर लग ही ना रहा हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोष आपके लिए पावरफुल ना हो जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे। तो हमें उपाय किस चीज़ का करना है? हमें उपाय करना है विशेष जिस चीज़ से हम परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए आपको कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 10th हाउस को देखिए, 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखिए, 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका प्लेसमेंट देखिए और उसके अनुसार उस ग्रह का उपाय कीजिए जो 10th हाउस से कनेक्टेड है, जो आपके प्रोफेशन में आपकी हेल्प करेगा। काल सर्प दोष बिल्कुल अलग बात हो गई, प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिल्कुल अलग बात हो गई। हर चीज़ का अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग घर है और अलग अलग ही रिजल्ट्स हैं। तो हमें उपाय उस हाउस का करना है, उस प्लैनेट का करना है जिससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो टेक्निकली लॉजिक के साथ हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना होगा और हमें उस प्लैनेट तक पहुंचना होगा जो रियल में हमें एक्टिवेट करना है या फिर रियल में उसकी दान प्रक्रिया या दूसरे उपाय से हमें उसकी एनर्जी को कम करना है, जिससे अगर वो नकारात्मक है भी कुंडली में तो वो हमें बुरे रिजल्ट ना दे। तो हमें हर चीज़ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। और देखिए, मैं ऐसे कोई भी बात अगर आपको बोल दूंगा
और अगर उसके साथ कोई लॉजिक नहीं जुड़ा हुआ है तो अगर आप उसका उपाय भी करेंगे तो उसके आपको विशेष लाभ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो उस चीज़ को ही एक्सेप्ट करता है जिसके पीछे कोई लॉजिक जुड़ा हो। अगर हम लॉजिक के साथ उपाय करते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई ये 10th हाउस का लॉर्ड ही नीच है, हम जानते हैं कि हमें प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और दशा अंतरदशा में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी स्थिति में हमें विशेष करके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका उपाय करना है। उसके लिए हमें विशेष उपाय करने हैं और उनके हमें विशेष रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो हमें हर चीज़ को लॉजिक के साथ समझना है, टेक्निकली समझना है। मैं साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूं तो मैं हर चीज़ को बिना लॉजिक के समझता ही नहीं हूं और ना मुझे वो चीज़ समझ में आती है और ना मैं समझा पाऊंगा आपको। तो ये सारी चीज़ साइंटिफिक है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, हमें साइंस की तरीके से इसे समझना है। तो जितने भी दोष हैं, जितने भी योग हैं, उनको हम हर तरह से हर सिचुएशन में मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी काल सर्प दोष के बारे में। इससे भयभीत होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसे समझना है, इसका उपाय करना है और ये देखना भी है कि आपकी कुंडली में ये बन भी रहा है या नहीं बन रहा है और प्रॉब्लम आपको किस से रिलेटेड है, किस मतलब पॉइंट से रिलेटेड है। मैरिज से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। तो उस हाउसेस की चर्चा होगी, उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखेंगे और उस हाउस के लॉर्ड को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। तो एक छोटी सी बेसिक नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश करी है, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी दोष बताकर, ये उपाय बताकर और आपको थोड़ा सा डरा दे, तो ऐसी स्थिति आपके सामने ना आए। इसलिए मैं आपको हर चीज़ लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेसिक्स वीडियो अगर आप देखेंगे तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो एटलीस्ट आपको आ ही जाएगी। आपको स्वयं पता चलने लग जाएगा कि कौन सी दशा आपके लिए अच्छी है, कौन सी दशा आपके लिए खराब है और उसका उपाय क्या करना है वो भी बहुत आसान है। घर पर बैठकर ही स्वयं उपाय कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है काल सर्प दोष के बारे में। काल मृता दोष को भी आप समझ गए होंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कीजिए आप लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे उनको एक एस्ट्रोलॉजी के साथ में एक साइंस का जो पहलू है वो जुड़कर मिले, जिससे वो उस एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएँ, इन लॉजिक के साथ हर चीज़ को समझ पाएँ और जब उपाय करें और उसके साथ लॉजिक हो तो 100% उन्हें रिजल्ट्स मिले। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो कभी भी अगर अपलोड होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। एक बेल आइकॉन होता है सब्सक्राइब के पास ही, उसे भी ऑन कर दीजिएगा। तो मेरी जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास समय समय पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी के साथ लॉजिक के साथ आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।